विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम विद्यार्थियों क्लास 12 चैप्टर 5, ठीक है, पार्ट जो 2 हाफ की किताब का पार्ट 2 उसमें से उसको करेंगे विद्यार्थियों। चैप्टर नाम है थ्रो द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है। ये चैप्टर नाम बच्चों कि जो ट्रेवलर है वो क्या सोचते हैं, उनके नजरिए से जो दुनिया उन्होंने देखी वो कैसी है, ठीक है। वो विद्यार्थियों वैसी है जैसे कहीं पे आप गए घूमने, सिंपल बात है, बिल्कुल वैसी है, क्लियर। क्योंकि आप कहीं भी गए, हम गए, कोई भी गया, हम सबसे पहले देखते नेचर को कि भी नेचर कैसी है, कि मौसम सुहावना है, गर्म है, ठंड है, कैसा। और मोस्टली जो कारण होता है, जैसे यूरोपियन यहां पे आते हैं या इंडिया के आदमी इंडिया के अंदर ही जाते हैं, क्योंकि एक विविधताओं का देश है ना, मौसम के अनुसार ही भारत, कल्चर के साथ साथ विविधताएं जो है तो इन्वायरमेंट वो भी है यहाँ पे। खास बात ये है, आप कोस्टल एरिया में जाओगे तो आपको जो इन्वायरमेंट है वो एक तरह से सम दिखाई देगा, सब मिलेगा। आप राजस्थान जाओगे तो उसमें गर्मी है ज्यादा, आप नॉर्थ इंडिया आओगे तो उसमें गर्मी में गर्मी बहुत ज्यादा और ठंड में ठंड बहुत ज्यादा, और बारिश के मौसम में फिर बारिश, ठीक है। जैसे हिल एरिया पे जाते हैं, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, ठीक है, तो रेनी सीजन वहां पे लैंड स्लाइडिंग, मड स्लाइडिंग वो होती है। ठंड के मौसम में स्नोफॉल देखने जाते हैं। अब इसके साथ साथ नेचर के साथ साथ हमने आदमियों के पुअर है या रिच है वो देखा, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टाइल है वो देखा, क्लियर है। वहां की जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, हमने वो भी देखी। हमने जो उनका पहनावा है, कॉस्ट्यूम्स, वो भी देखा। हमने जो वो काम धंधे करते हैं हमने वो भी देखा। कहना तात्पर्य कि हमने सब कुछ देखा। इसी प्रकार जो एक ट्रैवलर है उसकी नजरों में जो वो देखना चाहता है, जो वो देखता है, वो एज इट इज फिर अपने किताब लिख देता है, पुस्तक, या हम कहें किताब, बुक एक बात है, वो लिख देता है, अपने सारा वृत्तांत उसमें लिखता है वो, ठीक है। जैसे 3 ट्रेवलर है मूल रूप से, अल बेरूनी, ठीक है, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। जी है विद्यार्थियों, तीन आदमी, क्लियर है। अब ये जाते क्यों हैं, कौन जाता है, पहली बात, कौन जाता है और क्यों जाते हैं, 2 बात, और कहां जाते हैं, तीसरी बात विद्यार्थियों। यही तो बात है ना, कौन जाते हैं। तो जो भी साहसिक आदमी होगा वो जाएगा दूसरे देश में, पहली बात। साधु सन्यासी है एक क्षेत्र से दूसरे उसमें, वो भी जाएगा। सैनिक अभियान करने के लिए
वो भी जाएंगे। जीवन में रोमांच भरने के लिए या देखने के लिए वो भी जाएंगे। ये आदमी जाते हैं। क्यों जाते हैं? काम की तलाश में जाते हैं, प्रमुख बात। प्रवचन देने जाते हैं, दूसरी बात। क्षेत्र को जीतने जाते हैं, अगली बात। क्लियर है? ठीक है ना? वो आदमी जाते बेटा, और यहां जाते हैं। कहां जाते हैं? जहां पे समृद्धि होगी वहां जाएंगे। जहां पे तीर्थ स्थल होगा वहां जाएंगे। जहां पे परदेश से कोई बहुत अच्छा होगा घूमने फिरने के लिए वहां जाएंगे। ठीक है ना? या दूसरा जो देश है उसको जीतना है वहां जाएंगे। ये बातें इस प्रकार विद्यार्थियों मुश्किल नहीं है। मुश्किल बस इतनी है कि आपको समझना है कि थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर के भी जो यात्री हैं उनकी नजरों में क्या है भारत की तस्वीर या किसी भी एरिया की तस्वीर। जैसे मैंने कहा भी, अगर हम जाते हैं, आप जाते हैं, तो एक अलग तस्वीर आएगी। सबसे पहले हम नेचर को देखेंगे कि मौसम सुहावना है या नहीं है। क्लियर बात है? उसको देखें विद्यार्थी। ये सब कुछ देख के फिर ये किताबें लिख देगा आदमी। फिर उसके बाद क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं साहसिक कार्यों के लिए, साधु संत के लिए, प्रवचन देने के लिए, या साधु जाएंगे, सैनिक जाएंगे, जीवन में रोमांच भरने के लिए जाएंगे। क्यों जाते हैं? काम की तलाश में जाएंगे, प्रवचन के लिए जाएंगे, जीतने के लिए जाएंगे, इस प्रकार जाएंगे। फिर दूसरी बात, इससे आगे बात बढ़ते हैं कि भाई हम भारत के लोग हैं, हम मान लो इंग्लैंड चले गए, या हम अमेरिका चले गए, या हम कनाडा चले गए। हम अपने साथ क्या ले गए? हम अपने साथ अपनी भाषा ले गए ना, हम अपनी संस्कृति ले गए, अपनी जो रीति रिवाज थी, जबकि वो संस्कृति में आ जाता ना, तो सारा हिस्सा, सारा पार्ट्स हम उसको ले गए, अपना पहनावा ले गए, खान पान ले गए। ठीक है ना? अपना खान पान भी ले गए, ये भी ले गए। तो एक तो ले गए, फिर वहां जाके हमने दूसरी बात हमने सीखा। इसलिए एक मिक्स्ड कल्चर का जन्म हुआ। ये हुआ विद्यार्थी। क्लियर है? एक मिक्स्ड कल्चर का जन्म हुआ। अब यहां से वापिस आना, जैसे इनमें पिछले जमाने में कि भी समुद्र पार चले गए, पहाड़ों को पार के चले गए, और फिर हम वहीं पे बस गए, वहीं पे बस गए। तो इसका मतलब ये कि एक नई कल्चर, न्यू कल्चर, ये डेवलप होगी बेटा। ठीक है ना? जैसे कनाडा में जो सरदार है बहुत ज्यादा, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बहुत ज्यादा है। ठीक है? हाँ, तो अब इंग्लैंड में भी हिंदू और मुस्लिम दोनों। तो इस प्रकार एक नई कल्चर का विकास हो जाता है। इसलिए जो ट्रेवलर्स होते हैं वो जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। क्लियर विद्यार्थियों? साफ कर दो इसको बच्चों। इसलिए सबसे पहले होता बच्चों के जो चैप्टर है ना, उसको समझ लो आप। एल्बुर्नी, ठीक है, 973 से लेकर के 1048 तक।
गीला होने बाद बच्चों समस्या रहती है 2 मिनट के लिए। ठीक है, कहां पे जन्म? ख्वारिज़म, उज्बेकिस्तान, यहां पे जन्म हुआ। काफी पढ़े लिखे थे, समझदार थे, कुछ भी कहें। अब यहां पे 1017 में महमूद गजनवी, इनका आक्रमण ख्वारिज़म पे हो गया, उज्बेकिस्तान। तो 1017 में हुआ, तो ये अपने साथ इसको भी ले गए। ठीक है, अलबर्नी को भी अपने साथ ले गए बच्चों। ये क्या इनने, और थोड़े समय के बाद इनका मन लग गया, और फिर उसके बाद जब भारत के ऊपर मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने, फिर उसके साथ ये भारत आ गया। क्लियर? उसके साथ ये आदमी भारत में आ गया, और भारत में आकर के इसने जो कुछ देखा, जैसे बताया था, वो सब देखा इसने। तो यह आदमी कई भाषाओं का जानकार था। अलबर्नी हिब्रू भाषा भी शामिल थी उसमें, और इसने प्लेटो, उनके बारे में जानकारी थी। और इस आदमी ने जो फारसी थी, जो हिब्रू भाषा, और उसके साथ बच्चों संस्कृत, ये भी सीख ली इन्होंने। भारतीय जो यहाँ के ब्राह्मण थे, उनसे इसने ये भी सीख ली। ठीक है, महमूद गजनवी, सॉरी, अलबर्नी ने। तो इसने एक पुस्तक लिखी है कि किताब उल हिंद, और इसमें विद्यार्थियों 80 चैप्टर है। कितने चैप्टर बच्चों? 80, ये चैप्टर है। और जो किताब है ये जो भारतीय दर्शन है, धर्म है, वनस्पति है, रीति रिवाज है, सबके ऊपर है। भारतीय राजनीति सबके ऊपर, XYZ सभी के ऊपर है। इसने पतंजलि की जो महाभाष्य थी पुस्तक, उसका ट्रांसलेशन किया, पतंजलि की। ठीक है ना, व्याकरण जो महाभाष्य उसका किया। ठीक है, इसने जो यूक्लिड की जो मैथमेटिक्स की थी, उसका भी वो किया ट्रांसलेशन। और ये किताब इसने अरबी भाषा में लिखी। कौन सी भाषा में बच्चों? अरबी भाषा में। 80 चैप्टर है, सब कुछ लिखा इसने। और इसने जो भारतीय जो ब्राह्मण थे, इनसे संस्कृत सीखी, और संस्कृत सीख के भारतीय जो ग्रंथ थे उनसे को पढ़ करके फिर इसने किताब लिखी। और ये कहता कि भारत में जाति प्रथा है, ये बात कहता है ये आदमी कि 4 जातियां हैं। ये वर्ण व्यवस्था की बात भी करता है, उसकी बात भी करता है ये आदमी। ठीक है ना, कि भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र बच्चों। और ये कहते हैं इन सभी के काम निश्चित है। जो अपने री के अनुसार बताइए कि बेनी शासक वर्ग है, वैज्ञानिक है, पुरोहित है, कृषक है, शिल्पकार है, 4 इस प्रकार नाम देता है। क्लियर? तो इस प्रकार होने के बाद यह आदमी फिर भी आराम से नहीं बैठता, आगे भारतीय समाज के बारे में और भी लिखता है। भारतीय जो दर्शन है, धर्म है, वनस्पति है, रीति रिवाज है, सामाजिक बुराइयां है, वो है। ये इसकी बात भी करता जाति प्रथा में कि भाई कि हम ये कहे भाई भारतीय समाज बटा हुआ, तो ये कहता है। लेकिन ये कहता है कि कोई भी चीज अछूत है या अशुद्ध है, तो वो शुद्ध होने के लिए अपना पूरा प्रयास करेगी, अपने वास्तविक रूप में आने के लिए वो संघर्ष करेगी, ये बात कहता है। जिस प्रकार जो समुद्र है उसमें नमक है, तो ये पानी को ठीक रखता है। जैसे सूर्य है, सूर्य हवा को शुद्ध रखता है। इस प्रकार की ये बात उदाहरण देके ये समझाने का प्रयास करता है कि है भारत में
वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा है, और भारत में अछूत भी है, ये बात भी कहता है। लेकिन उसके बावजूद कहता अछूत में जो मजदूर है, जो किसान है, उनका जिक्र करता है। लेकिन उसके बाद कहता कि नहीं, इनकी जो कृषक के रूप में है, इनकी भागीदारी है, इनकी जो वाणिज्य उसके रूप में इनकी भागीदारी है, इनकी पूछ है, ये बात कहता है आदमी। ठीक है, तो इस प्रकार इन चीजों का ये जिक्र करता है। कौन करता है? अल बैरूनी, जिसका ख्वारिज़म में बच्चों जन्म हुआ। ख्वारिज़म का मतलब उज्बेकिस्तान, यहां पे जन्म होता है इस आदमी का। ठीक है, अब इसके साथ साथ फिर एक टॉपिक और बताऊं विद्यार्थियों कि भी हिंद, ये कहते हैं ये फारसी शब्द है। ये कहता है फारसी मतलब बच्चों ईरान, ये ध्यान रखना। ठीक है, ईरान को फारस कहा गया मध्यकाल में, प्राचीन समय में। ठीक है, वहां का ये कहता है कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पूर्व का जो हिस्सा है वो हिंद कहलाया। यहाँ के जो क्षेत्र है इसके, वो अल हिंद, क्या कहलाया? अल हिंद। और फिर दूसरी बात, यहाँ के जो आदमी हैं वो हिंदू कहलाए। क्या कहलाए? आदमी यहाँ के हिंदू, हिंदी के कारण, इसी कारण। और यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी कहलाई। इससे ये तात्पर्य है इस शब्द से कि फारस जो भाषा, फारसी जो भाषा है उसका शब्द विद्यार्थी हुआ, उससे इस प्रकार बात हुई कि जो सिंध नदी है उसके पूर्व हिस्सा हिंद है, अल हिंद भी कहा गया। फिर यहाँ पे जो रहते, जो कौन से आदमी रहते हैं? हिंदू रहते हैं। फिर वो स्थान क्या कहा गया? हिंदुस्तान। और भाषा कौन सी बोलते फिर भी? वो हिंदी बोलते हैं। इस प्रकार का जिक्र है किताबों में, ग्रंथों में वर्णन उस बात का है। तो हिंदी शब्द है जो तो हिंदी भाषा का नहीं है। कौन सी भाषा का हुआ? ये फारसी भाषा का हुआ, हिंदी का नहीं है। ये इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार जो अल बैरूनी है उसने बहुत कुछ लिखा, लेकिन इसके आगे एक अवरोध था। सबसे बड़ी बात, एक ब्रेकर था, अवरोध वो था बच्चों भाषा का। ट्रांसलेश जो उसने की, क्योंकि एक पांडुलिपि होती है या उसके बाद फिर उसको ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में किया जाता है, तो उसमें फर्क होता है। तो इस सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो पाली भाषा थी और जो संस्कृत भाषा थी, दूसरी भाषाएं इसने सीखी। भारतीय जो यहाँ पे ब्राह्मण थे, पुरोहित वर्ग था, जो पढ़े लिखे थे उस समय के, उनसे सीखी। फिर दूसरी बात जो बाधा थी वो थी धर्म, क्योंकि हर एक आदमी धर्म को लेके एक अलग दृष्टिकोण होता है। इस प्रकार इसने जो इसके अवरोध थे उनको पार किया और एक किताबुल हिंद की पुस्तक लिखी जिसमें 80 चैप्टर थे। ठीक है, इस प्रकार बच्चों। अब इसके बाद विद्यार्थियों, अब है इब्न बतूता। इब्न बतूता विद्यार्थियों मोरक्को से आए थे। ठीक है, कहां से आए? मोरक्को से। और 1304 में इनका जन्म होता है, 1304। और इनकी मृत्यु 1369 में, 1369। कहां से आए थे ये? तेंजियर, मोरक्को। ठीक है, किस ट्राइब के थे? लवाटा ट्राइब थी, उसके थे। और यह आदमी सीरिया है, ओमान है, फारस है, वो इन सब देशों को पार करते हुए अफ्रीका से, और इनकी इच्छा थी कि भी मक्का मदीना, मक्का मदीना। अबू मोहम्मद अल
अबू मोहम्मद इब्न बतूता, ये मुस्लिम थे ये भी, ठीक है। तो इनको धार्मिक यात्रा करनी थी यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं हज, कि जीवन में जो सच्चा मुसलमान है या मुस्लिम है उसको एक बार यात्रा करनी चाहिए। नहीं हो पाता, सभी की किस्मत में नहीं है, क्योंकि दूसरे देश जाने के लिए पैसे लगते हैं, तो जो गरीब आदमी नहीं जा पाते। लेकिन एक धार्मिक स्थल है, जैसे हिंदू केदारनाथ जाते हैं या द्वारका जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, और सिख अमृतसर जाते हैं, ननकाना जाते हैं। सभी के पे ये श्रद्धा है, आस्था है, परंपरा है, कुछ भी कहे बच्चों, ये है, ठीक है। हाँ, तो वहां से चला ये आदमी, फिर पहुंच गया मक्का मदीना। उसके बाद भारत में मोहम्मद बिन तुगलक, इनका शासन था बच्चों। मोहम्मद बिन तुगलक इनका शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन 1325 से लेकर के 1351 तक। हाँ, तो इनके बारे में सुन रखा था इन्होंने। फिर यहां से इनकी इच्छा यहां के लिए हुई, तो मुल्तान पहुंचे। मुल्तान के जो गवर्नर के लिए इनने कुछ गिफ्ट या भेंट लिए और उनको उपहार के रूप में दे दिए। इसी प्रकार फिर आगे चलने के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए, फिर इन्होंने फिर ऊँट है, घोड़े है, दास है, वो खरीदे। ये कि फॉर्मल होता विद्यार्थियों, एक शिष्टाचार होता है फॉर्मल सा। जैसे भारत देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाते हैं तो यहां से कुछ वस्तु लेके जाते हैं, एक प्रतीकात्मक रूप से के लिए या एक शिष्टाचार के लिए, ये होता है, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार ये भारत में आए 1332-33 में भारत में यहां आ गए बच्चों। और ये फिर बताता है कि भाई सिंध से दिल्ली तक जो समय लगा आने का, कि 50 दिन में पूरे हो जाते हैं यात्रा। और बच्चों मुल्तान से दिल्ली तक 40 दिन, ये कहता है। और दौलताबाद से दिल्ली तक 50 दिन, और मध्य प्रदेश का एक हिस्सा वहां से लेके दिल्ली तक, ये कहता है ग्वालियर से 10 दिन। इस प्रकार जिक्र करता है ये आदमी, ठीक है, यात्राओं का वर्णन करता है। और यह यहां करके यह आदमी देखता है कि भाई राजा बड़ा दयालु है, राजा ने इसको काजी बना दिया दिल्ली का। कहाँ का बच्चों? दिल्ली का, राजधानी का काजी बना दिया। और इसकी एक अच्छी खासी जो तनख्वाह है, तनख्वाह भी एक निश्चित करती, और काफी अच्छा रहा इसी आदमी के लिए। और भारत में ये रहा तो थोड़े समय के बाद फिर इसका मनमुटाव हो गया राजा से, मोहम्मद बिन तुगलक से। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जेल में डाल दिया। फिर मनमुटाव दूर हुआ तो फिर उसको छोड़ भी दिया। और फिर 1542 में इस आदमी ने अपना दूत बना करके चाइना भेजा, चीन, ठीक है ना। कहां भेजा बच्चों? चाइना। तो वहां पे जाने के लिए इसने क्या किया कि ठीक है, दूध भेज दिया। तो यहां से ये कहा गया मालाबार तट, इसका यात्रा याद रखना बच्चों। मालाबार गया, मालाबार से कहा गया? मालदीव गया। और मालदीव से फिर कहा गया? श्रीलंका गया। और श्रीलंका से फिर कहा गया ये वापिस? फिर मालाबार तट आ गया। फिर मालाबार तट से फिर कहा गया ये आदमी? फिर मालदीव आ गया, ठीक है। और मालदीव पे फिर यहां से रवाना होने से पहले फिर ये आदमी बंगाल भी आता है, यहां भी जाता है। फिर यहां से ये आदमी चाइना के लिए फिर जाता है, क्वांझू, ठीक है ना, जो आधुनिक नाम है, उस समय नाम था जायतून। इस बंदरगाह पहुंच गया, क्वांझू यहां पहुंचा। जायतून जो आधुनिक नाम क्वांझू है बच्चों, ठीक है, यहां पहुंच गया। तो यहां रहा तो चाइना के बारे में भी इसने लिखा। और इसकी जो वर्णन है चाइना के बारे में, भारत के बारे में, उसका वर्णन ये किया जाता है, मार्को पोलो से कंपैरिजन किया जाता है। मार्को पोलो
वो यात्री थे, चाइना में आए थे, उससे कंपेरिजन किया जाता है इसका, कि जैसे मार्को पोलो वहां पहुंचा, इसी प्रकार भारत में ये आया इस प्रकार। हाँ, तो ये फिर अपने देश 1354 में पहुंच गया वापिस, 1354 में वापिस पहुंच गया, घूमता फिरता हुआ। लगभग 30 साल तक इसने यात्रा की, लगभग 30 साल। और ये नहीं कि भाई यही था, तो दूसरे एक अब्दुल रज्जाक भी आए थे। कौन थे? अब्दुल रज्जाक। ये बच्चों विजयनगर साम्राज्य है उसका वर्णन करते हैं। कालीकट पे आइए, बंदरगाह पे, फिर दक्षिण भारत का वर्णन इन्होंने किया। अब्दुल वली बल्खी, एक तो वो, ठीक है ना, कौन? अब्दुल वली बल्खी, ये भी आए थे, ठीक है। इसके साथ साथ एक और आए, शेख अली हिजान। कौन है बच्चों? शेख अली हिजान, शेख अली हिजान। ये बल्खी तो सन्यासी बन गए थे, भारत में सन्यासी बन गए थे। जो अब्दुल रज्जाक है, कालीकट उतरे तो इसने भारत को एक विचित्र देश कहा था। कौन सा देश? विचित्र देश। इसने ये कहा भारत के बारे में कि ये बच्चों, ये शहरों का जिक्र करता है कि शहर है भारत में, और सबसे बड़ा जो शहर है वो दिल्ली है, और दिल्ली के साथ साथ जो दौलताबाद है वो कहता है कि ये भी कम नहीं है, ये भी कहता है ये आदमी, उसका वर्णन भी करता है। और इसके साथ साथ ये आदमी जो डाक प्रणाली थी, कौन सी बच्चों? डाक प्रणाली, उसका वर्णन भी करता है। ये कहता है कि 4 मील पे एक डाक प्रणाली थी, जो किससे चलती थी? घोड़ों से डाक पहुंचाई जाती थी, इसे कहता है। और ये कहते हैं प्रति मील 1 मील, ठीक है ना, ये पैदल आदमी इसका, इसको कहता कि भाई ये भी जाते थे, इसको उलुक बोलते हैं। क्या बोलते विद्यार्थी? उलुक। सॉरी, उलुक नहीं बच्चों, इसको दावा बोलते हैं, दावा। और घोड़ों वाले डाक को क्या बोलते हैं? उलुक, इसको उलुक बोलते हैं बच्चों। ये करता है। फिर ये कहता है कि भाई यहाँ पे दास है, ये खरीदे बेचे जाते जैसे और कुछ बेचे जाते हैं। एक ये कहता है कि भाई ताराबाद, जो संगीतकारों नर्तकों उनका जो ग्रुप्स है उसको बोलते हैं। ये खुद कहता कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो लड़की थी उसकी शादी में खुद शामिल हुआ, और शामिल होकर इसने काफी आनंद उठाया, और दास है और जो दासी हैं उनके बारे में इसने जाना बारीकी से। ये कहते पालकी का काम उठाने का ये करते हैं, ये आदमी ये कहता है। और दास भी कई प्रकार के हैं, ये भी कहता है, घरेलू दास भी। और ये कहते हैं जो पश्चिम के दास है तो उनसे इनमें अंतर भी है, ये बात भी कहता है कि उनमें इनमें अंतर भी है, एक बात ये भी कहता है। इसलिए भारतीय जो समाज है उसका एक वर्णन ये करता है, जैसे अल-बर्नूनी ने किया, इसी प्रकार ये करता है। दिल्ली के बारे में कहता है कि दिल्ली है काफी बड़ी है, और दिल्ली में एंट्री के लिए इसमें 28 गेट है, दरवाजे हैं, और इसकी जो दीवार है 4 दीवारी वो 10 फीट चौड़ी है, ये कहता है ये आदमी, ठीक है, 10 फीट चौड़ी है, ये कहता है। और ये तो हुए बच्चों बाहर के, लेकिन ये कहता है कि भाई भारतीय भी 18वीं शताब्दी में बाहर गए, यूरोप गए। शेख इतुसुमिद्दीन, शेख इतुसुमिद्दीन और मिर्जा अबू तालिब, 2 आदमी, ठीक है। शेख इतुसुमिद्दीन और मिर्जा अबू तालिब, ये यूरोप गए हैं भारत से,
ठीक है, ये नहीं कि भारत में, जबकि ये भी हकीकत है कि भारत में ज्यादा आदमी आए हैं बजाय भारत से बाहर जाने के बजाय, ये भी रहा है। ठीक है, फिर ये जिक्र भी करता है कि भी शहर है वो शिल्पकारों के ऊपर निर्भर है, शहर है जो, और शिल्पकार है उसमें सूती वस्त्र, साटिन का, मलमल का, रेशम का, उनका जिक्र करता है। ठीक है, किस किस चीज का? मलमल, साटिन, रेशम और सूती वस्त्र बच्चों, इनका जिक्र करता है ये आदमी, कि ये व्यापार होता था और ये प्रमुख चीज थी, और भारत से बाहर भी सामान जाता था और भारत में बाहर से भी सामान आता था, और मध्य और दक्षिण पूर्वी जो एशिया है उससे भी व्यापारिक संबंध थे, ये बात भी कहता है। संचार के साधन बताए, दिल्ली बताया, ठीक है ना। तो ये थे, ये इनका जिक्र मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे, फिर वापस चले गए। क्या नाम था इनका? इबन बतूता, ठीक है, तंजेरी से आए थे, मोरक्को, लवाटा ट्राइब थी, वहां के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो बच्चों। एक बच्चों, अब तो आप बड़े हो रखे हो, 12th क्लास के विद्यार्थी तो बड़े हो जाते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हो, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि भविष्य के बारे में सोच लेती है। मान लीजिए आपने देश के बारे में सोच लिया, और देश के बारे में सोच लिया तो ये मान लीजिए अपनी माँ के बारे में सोच लिया कि उसको खुश कैसे रखा जाए, उसकी आंखों में चमक कैसे रहे, ये बात है। क्योंकि दो माँ है, एक तो देश भी माँ है, एक जो जननी है वो माँ है। देश को माँ इसलिए बोला जाता है विद्यार्थियों कि उसी की छाती को चीर करके हम अनाज उत्पादन करते हैं, वो हमारे को खिलाती है, खाद्यान्न के रूप में, फ्रूट के रूप में, ड्राई फ्रूट के रूप में, किसी भी रूप में, इसलिए वो भी माँ है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि विद्यार्थियों, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। कभी सोचो कुछ है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ बाद फिर आए बच्चों फ्रांसवा बर्नियर, ये आए भारत में। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। पेशे से क्या थे? डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर थे, और डॉक्टर थे ये, तो ये यहां पे काम की तलाश में आए थे। खास बात ये है, काम की तलाश में आए थे विद्यार्थी यहां पे, ये ध्यान रखना बात। तो इन्होंने जो शाहजहां के बेटे थे दारा शिको, दारा शिको, उनके डॉक्टर रहे ये। फिर उनके बाद आर्मेनियन निया के एक अधिकारी थे, दनिश अनिस, हाँ, अनिसमंद, अनिसमंद खां, इनके डॉक्टर है। फिर इनके बाद ये रहा, और इनका जो विवरण था इन्होंने एक किताब में लिखा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये लिखा बच्चों। फ्रांस के थे, और इन्होंने इसको लुई 14वें, इनको समर्पित कर दिया बच्चों इसने। ठीक है, डेडिकेटेड टू लुई 14। बुर्बो वंश था ये, फ्रांस के जो राजा थे ना, बुर्बो वंश के थे विद्यार्थियों, उनको समर्पित किया। और इन्होंने भारत का एक तरह से कंपैरिजन किया। ये क्या इन्होंने भारत का किसके साथ? यूरोप के साथ, यूरोप के साथ कंपैरिजन किया इन्होंने। तो भारत को एक इनने जो तस्वीर प्रस्तुत की वो अच्छी नहीं, कि वो शोषणकारी
ये प्रस्तुत की इन्होंने तस्वीर भारत की, भेदभाव वाली, ठीक है ना, वो प्रस्तुत की। ये कहने का तात्पर्य कि यूरोप को इन्होंने एक अच्छा बताया और भारत को इन्होंने निम्न आंका, इसका तात्पर्य ये है, ठीक है। तो ये आदमी जैसे डॉक्टर था, इसके साथ साथ जो आए थे दूसरे ट्रेवनियर, ये भी आए थे, मनुकी, ये भी आए थे, ये भी भारत में आकर के घूम के फिर गए। मनुकी तो यहीं रह गए थे, यहीं पे बस गए थे मनुकी तो, ठीक है ना, ये तो यात्री यहीं पे बस गए थे। और इस प्रकार जो ये आए फिर और आकर के नौकरी ली, और नौकरी लेने के बाद इन्होंने फिर भारतीय जो दर्शन था, समाज था, उसका वर्णन करना शुरू किया अपनी किताब में भी और भी माध्यम से, क्यों तभी तो हमारे को जानकारी मिलती है कि भाई इस आदमी ने क्या क्या बातें लिखी। एक ये जो मतलब तीनों का मैं बताऊं, एक बात और बताऊं इससे अलग, ये कहते कि महिलाएं, जो मैंने पहले छोड़ दिया बच्चों, ये कहते यात्री पुरुष तो होते ही हैं लेकिन कुछ महिलाएं भी हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में जानकारी नहीं है और महिलाएं बहुत कम हैं, ये बात भी कहते हैं। ये कहते हैं महिलाएं मोस्टली घर का जो काम है उसमें लगी रहती हैं, जो दास प्रथा है उसकी शिकार है, दासी ही है। जैसे भारतीय समाज में अछूत वर्ग है उसी प्रकार ये है, लेकिन इनका आर्थिक जो क्षेत्र है, आर्थिक जो क्रिया है, इसमें इनका दोनों का भाग है, दोनों की भागीदारी है या दोनों की हिस्सेदारी है, ये बात भी कहते हैं कि क्योंकि इसका वर्णन भी जरूरी है कि ये नहीं कि भी राजा महाराजा उन्हीं का वर्णन किया जाए, जो एक मार्जिनलाइज्ड जो क्लास है उसका भी वर्णन होना चाहिए, वो भी जरूरी विद्यार्थियों। इस प्रकार इनका जिक्र ये करते हैं अलग अलग, उसमें तीनों के तीनों जो राइटर हैं या ट्रेवलर्स है, और उसके अलावा और भी करते हैं, क्योंकि शहर का जिक्र सभी ने किया है, अमीरी गरीबी का जिक्र भी सभी ने किया है, शोषणकारी व्यवस्था का जिक्र भी किया है, भेदभावपूर्ण नीति चीज धर्म के आधार पर हो, चीज लिंग के आधार पर, चीज जाति के आधार पर, उसका भी क्या विद्यार्थियों, तीनों राइटरों तीनों के साथ साथ औरों ने भी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जो बर्नियर है समाज के हर पहलू को छोड़ने का प्रयास करते, जैसे इससे पहले यात्री आए उनने भी किया। जैसे इन्हें कहा कि सती प्रथा, इसके बारे में कहा इन्होंने, तो सती प्रथा के बारे में कहा कि भाई नहीं, जबरदस्ती भी लाहौर में देखा इन्हें और भाई अपनी मर्जी से भी, दोनों देखा। इसके बारे में जो इब्न बतूता थे वो भी लिखते थे, ठीक है ना, क्योंकि इस भारतीय समाज की ये उस समय में एक अभिन्न अंग था। ये हम ये कहें कि भाई उस समय की जो संस्कृति है विद्यार्थियों, उसको लेकर के ये एक अभिन्न भाग था भारतीय समाज का, सती प्रथा। उस समय में जो भेदभाव था कि जाति के आधार पे, एक ये भी अभिन्न अंग था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बर्नियर ये कहता कि भाई हमेशा भारत को कम आंकता है। इससे पहले दूसरे जो ट्रेवलर्स थे वो भी आए थे, उन्होंने भी कहा था, इनके साथ साथ रोबर्टो नेबोली, दियार्तो बारबोसा और ट्रेवनियर, ठीक है ना, बर्नियर के साथ ट्रेवनियर। जो ट्रेवनियर आए थे ये भी फ्रांस के थे विद्यार्थियों, और ये एक जौहरी आदमी थे, ज्वेलर्स, ठीक है ना, ये ज्वेलर्स थे और 6 बार भारत में आए, 6 बार आए भारत ये आदमी, ठीक है ना, ज्वेलर्स थे ट्रेवनियर। जो ये बर्नियर है, बर्नियर, ये विद्यार्थियों ये डॉक्टर थे, जैसे मनु के डॉक्टर थे, ठीक है ना। तो भारतीय जो समाज है उसकी दशा के बारे में ये आदमी लिखते हैं, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इस प्रकार। इसको साफ कर दो बच्चों, आप नीचे वाला हिस्सा एक बार। क्योंकि विद्यार्थियों जो समकालीन जो लेखक आ रहे, कोई भी रहा, तो उन्हीं से पता चलता हमारे को
कि भारतीय समाज इस दशा से गुजर रहा था, इस दौर से गुजर रहा था। जैसे इन्होंने जो भूमि कर है उनके बारे में लिखा, और लिखा, इन्होंने भी लिखा, जिसको हम कहें लगान, ये भी लिखा, ठीक है ना। और जो नगर थे, इन्होंने कहा कि जो नगर ये केवल आर्थिक क्रियाएं नहीं करते थे, आर्थिक क्रियाओं तक ही संबंधित नहीं थे ये, इसके साथ साथ सामाजिक और धार्मिक ये भी क्रियाकलाप का ये अड्डा था विद्यार्थियों, इन क्रियाकलापों का भी, क्योंकि बड़े बड़े आदमी आते थे। हाँ, तो उस समय में चाहे मंदिर भी हो, ये भी उस समय में अड्डे थे, सामाजिक और धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं के, ये भी थे खास बात है। मंदिर भी केंद्र थे, ठीक है। और बर्नियर तो ये कहता है कि जो नगर के बारे में, कि वो कहता है कि सीवर नगर, कैंप सिटी, कैंप सिटी या टाउन, ये तो ये कहता है बच्चों बर्नियर, तो सीवर नगर ये कहता है, इसके बारे में जिक्र करता है। फिर जो मैं बात आगे बढ़ाना चाह रहा हूं वो इस बात पे बच्चों, जो भूमि कर है, जो लगान है, ये कहता है कि इसके ऊपर, भूमि के ऊपर राजा जो भूस्वामित्व है ना, भूस्वामित्व वो राजकीय है। इसमें बड़े की मात्रा आएगी बच्चों, ठीक है, राजकीय ऐसे आएगी, ठीक है। ये है भूस्वामित्व राजा का है। ये कहता है कि व्यक्तिगत जो किसान है उसका नहीं है, और इससे ये हुआ कि जो उत्पादन है वो ठीक नहीं होगा, और उसको लेकर के बर्नियर खुश नहीं है कि वो होना चाहिए, ये बात ये कहता है। और इसी को आगे आधार मानते हुए जो मोंटेस्क्यू थे, फ्रांस के दार्शनिक थे बच्चों, इन्होंने प्राच्य निरंकुशवाद, बाद की बात की। ये कहते कि भाई अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखा, ये कहता जो कर है ना, ये तो राजकीय वो है, राजकीय पारिश्रमिक जो टैक्स लिया जाता है, लेकिन कहते कि नहीं, ये तो टैक्स बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा है, ये भी कहते हैं। और ये आदमियों की जो सुरक्षा है उसके लिए लिया जाता है, ये भी कहते हैं। क्योंकि यूरोपियन दृष्टिकोण और भारतीय दृष्टिकोण में यही फर्क है कि ये लगान जो टैक्स है, भूमि कर, उसकी बात करती है, दूसरी नजरिए से देखते हैं कि भूमि पर लिया जाने वाला कर ये है, लेकिन ज्यादा है, और किसानों का शोषण होता है। फिर इसमें कार्ल मार्क्स ये भी आ गए, इन्होंने भी कहा, ठीक है ना, एशियन के बारे में कहा इन्हें, एशियन अधिशेष प्रणाली या प्रथा, एक बात की इन्होंने, ये कहते कि इनसे पहले जो जमींदार थे, जो राजा थे, जो कृषि से जो आमदनी होती थी, जो अधिशेष बचता था, अधिशेष का मतलब ये बच्चों ये कि सरप्लस, इसका मतलब सरप्लस है। ये कहते हैं कि मान लो कि आपने जो खेत में कुछ भी उत्पादन किया, उसमें आपके 80 रुपए लगे, और उसके बाद ये लागत आपकी, उसके बाद ये 140 रुपए सारे आपको
आए, बेचने के बाद, सब कुछ करने के बाद, खर्चा पानी निकालने के बाद ये आए। तो ये कहता है कि 140 माइनस 80 के 60 रुपीज ये सरप्लस है, और ये किसके हाथ में जाना चाहिए? किसान के हाथ में जाना चाहिए। लेकिन कहता है कि ये राजा के हाथ में जाता है, ये जो जमींदार है उसके हाथ में जाता है, उसकी जेब में जाता है, ये बात कहते हैं। उससे ये होता है कि जो कर प्रणाली है, जो कर है, ये प्रणाली ये एज इट इज चलती रहती है, और एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो स्वायत्ता की बात करता है, उसकी बात करता है। और ये कहते हैं स्वायत्ता ये तभी तक है जब तक ये टैक्स देते रहेंगे, जब तक कोई किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। जब टैक्स देना बंद कर देंगे तो उसके बाद फिर समस्या शुरू होगी, ये बात कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के फिर बात आधारित हुई कि भी क्या है ये शोषणकारी व्यवस्था। राजत्व का जो सिद्धांत है कि शोषणकारी व्यवस्था है, जिसमें राज्य शोषण करता, राजा शोषण करता, जमींदार शोषण करता है, और उसके बाद एक दरिद्र वर्ग वो तैयार हो गया, वो किसान के रूप में हो गया, और विद्यार्थी वो मजदूर के रूप में तैयार हो गया। ये दोनों की बात करता है कार्ल मार्क्स, उसके रूप में हो गया। ये कहता है कि जो मिडिल मैन है, बर्नियर एक और बात कहता है कि भारत में जो मिडिल मैन है, यहां पे रिच है और यहां पे पुअर है, जो बीच में है ना ये गायब है। अमीरी और गरीबी का बहुत गैप है, और ये गायब है। और इसी प्रकार जो कार्ल मार्क्स का एशियन जो ये अधिशेष नहीं बच्चों, ये उत्पादन प्रणाली है, ये गलत लिख दिया, उत्पादन प्रणाली या सिस्टम या मॉडल वो है, ठीक है, शैली वो है, उसकी बात के बीच का जो अधिशेष है, जमींदार है, वो राजा है, वो खा जाते हैं, इस प्रकार की बात करते हैं आदमी। ठीक है, तो कुल मिला के फिर वही बात है कि भाई उसके साथ साथ फिर ये भी कहते हैं, इसको साफ कर रहा हूं बच्चों यहां से बस, कि भी अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, मिडिल मैन, मिडिल जो वर्ग वो नहीं है। ये कहते शहर है, ये शहर सब प्रकार के केंद्र है, ये उत्पादन के केंद्र है, राजनीति के केंद्र है, संस्कृति के केंद्र है, सामाजिक केंद्र है, और धार्मिक केंद्र है। और यहाँ पे जो आदमी है, यहाँ काम धंधे करते हैं, काम करते हैं, और इसमें अपनी जाति के और अपने संगठन के आदमी हैं, उस आधार पे काम है, जाति आधार पे संगठन बने हुए या कोई विशेष संगठन उस पे है। इसलिए जो पश्चिमी भारत है उसमें जो सेठ आदमी वो महाजन कहलाए या सेठ कहलाए, और इन बहुत सारे सेठों का एक जो सबसे ऊपर बना आदमी अध्यक्ष, वो कहलाया बच्चों नगर सेठ, ये कहलाया। ठीक है, इस प्रकार जो सिस्टम है वो कहता कि ठीक है सब, लेकिन एक शोषणकारी व्यवस्था है जिससे मिडिलमैन नहीं है, जिसमें जो राज्य है उसकी भूमिका बहुत अहम है, जो जमींदार वर्ग है उसकी भूमिका बहुत अहम है, किसान है, मजदूर है, और है जो अंत्योदय क्लास है उसकी बहुत बदतर हालत है, जो महिलाएं हैं उसकी भी बहुत बेकार हालत है, ये कहता है। इस प्रकार की बात ये कहते हैं। ठीक है, और ये बर्नियर थे जो ये भारत का जो कंपैरिजन करते हैं यूरोप के मॉडल से और भारतीय मॉडल से, तो भारतीय को अच्छा नहीं मानते हैं, ये निम्न मानते हैं, और उसके साथ फिर एक से और कंपैरिजन करते हैं ईरान से, और विद्यार्थियों ओटोमन साम्राज्य से, इससे भी कंपैरिजन करते हैं, भारतीय जो समाज है, देश है, उसका करते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो बच्चों जो तीन जो ये थे ट्रेवलर्स कि महमूद गजनवी उस समय आए थे, इब्न बतूता कब आए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए, फ्रांसवा बर्नियर शाहजहां के बेटे दारा सिकोते उसके डॉक्टर थे, 1556 से लेके 1568 तक। ठीक है ना, कब से कब तक, 1556 से लेकर के 1568 तक किताब लिखी है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, लुई 14 उसको समर्पित है किताब ये। इसके इटालवी, इंग्लिश, फ्रांसीसी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुकी है। ठीक है ना, इस बुक की, और इसकी प्रतियां बहुत ज्यादा बिकी। ठीक है,
तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो तीनों राइटर थे, ये ट्रेवलर थे, इनका जिक्र, और जो दूसरे भारत में आए या भारत से दो आदमी और गए, ठीक है ना, उनका जिक्र। तो ट्रेवलर का मतलब ये कि भी जैसे आप हम है, कोई भी आदमी है, जाएगा तो देखेंगे तो अगर हमारा लिखने या स्वभाव, फिर हम लिखते हैं, ये बात भी है। तो हमारे को वो भी सोचना है कि भाई लिखना है, तो ताकि हमारी यादें ताज़ा रहे और आने वाला जो समय है, इतिहास है, वो उस बात का गवाह रहे कि भाई वो आदमी उस समय में आया था, उसके दरबार में आया, उसके समय में आया और उसने ये बात लिखी है। ठीक है विद्यार्थियों, कोई समस्या हो तो विद्यार्थियों बताना जरूर। हाँ, एक बात है कि भी आप चाहे कुछ भी करें, ये जरूरी नहीं होता भी कि कौन टीचर गुड है या बेस्ट है। ये सबके लिए एक समान हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बच्चों, किसी से पढ़ो, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जो कंसेप्ट है इसके, जो उसको समझा सके आपको, ये जरूरी है। अगर ये समझ में आ गई, जैसे मैंने बताया कि भाई थरो द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, कि यात्रियों की नजरों में क्या है भारत, कि उनने अपना वर्णन किया है। तीन आइए, इसने कौन सी लिखी? किताब उल हिंद लिखी, इन्होंने रिहला लिखी, इन्होंने ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर लिखी। इनमें लिपिबद्ध है। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए आपको। टीचर सभी अच्छे होते हैं, टीचर बुरा कोई भी नहीं है। बुरा टीचर होगा तो यूट्यूब पे नहीं आएगा। यूट्यूब का मतलब बच्चों के यहां पे आकर के नहीं पढ़ाएगा, ये सिंपल बात है। क्यों, स्कूल है, कॉलेज है, वो मंदिर है शिक्षा के, ये सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर गलती हो गई, किसी से भी गलती हो गई, जी मैं ही हूं, सभी से होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर उसको सुधार ले तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं सुधरे तो बहुत बुरी बात है। बच्चों के मन में एक बात वो बैठ जाएगी कि नहीं, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, मेल हो या फीमेल हो। इसलिए टीचर को अच्छा बनने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, ये हकीकत है, चाहिए, मेरा तो एक्सपीरियंस काफी हो गया, एक तरह से मैं कहूं कि खून पसीना एक करना पड़ता है, ये हकीकत है। मेरी आदत पहले भी नहीं थी कि भाई क्लास में जाऊं, मैं किताब लूं और भी पढ़ाऊं ना। स्कूल रहा हो चाहे कॉलेज रहा हो, तो वहीं पे लर्न करता हूं पहले, फिर जा क्लास में जाता हूं। इसलिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है बच्चों। हाँ, ये बात भी कि भाई अपने सभी की स्टाइल अलग है। मैंने ये भी देखा बहुत से टीचर के भाई किताब ले लो, खड़े हो जाओ, पढ़ो तुम स्कूलों में, या किताब देख के कॉलेज में भी देखा, जो हमारे टीचर थे मैंने उनको भी देखा कि क्लास में आए, डेस्क है, डाइस उस पर खोल दिया जो पुस्तक है और उसको पढ़ के समझ में आ गया। तो ये मैं उस समय में बीए फाइनल में, तो हमने कहा भी समझ में आ गया, या नहीं बोलते थे, काम खत्म बस। लेकिन ये भी हकीकत है कि समझ में कुछ नहीं आता था, ये बात भी है, ये भी हकीकत है। अपने हॉस्टल में रह के पढ़े, घर रह के पढ़े, तो फिर समझते थे। इसलिए विद्यार्थियों में ये कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भी कोई गलती होने, पढ़ाई में गलती हो, कोई फैक्ट बताने में गलती हो, एक आधे की नहीं कहता, मानव स्वभाव बताना, तो फिर बताना कि नहीं टीचर अच्छे नहीं हो।
आज तक तो मेरे ख्याल में कोई कमेंट आ नहीं ऐसा, लेकिन कोई करता है तो उसका भी स्वागत। हाँ, किया है, एक ने याद आ गया, उसने, बच्चे ने, कोई भी था, उसने लिखा वरस्ट। मैंने कहा भी थैंक यू, मैंने फिर भी यही कहा, लेकिन व्हाट इज रॉन्ग और वेर इज रॉन्ग, प्लीज टेल मी। उसके बाद फिर कोई आंसर आए नहीं। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा विद्यार्थियों कि भाई जीवन अच्छा होना चाहिए। अच्छा तब होगा जब आप मेहनत करोगे। ठीक है, तो इसलिए विद्यार्थियों, बड़े हो गए, 12th क्लास के हो गए, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए भी बहुत अच्छा है। टीजीटी पीजीटी जो भी कुछ टेस्ट है, जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब मैं नवोदय में था तो इस मान लो चैप्टर इतना बड़ा है, उसको पढ़ाने में 1 सप्ताह लेता, या 3-4 दिन कम से कम लेने थे। यहाँ 1 घंटे में पढ़ा दिया, या उससे 5-7 मिनट और कम होगा। तो इसमें क्रैक्स है, जो बिल्कुल उसका एक निचोड़ है वो है। हाँ, लेकिन प्रयास किया मैंने समझाने का। उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आया होगा। तो सभी का धन्यवाद।